हाँ जी, तो हम क्या पढ़ेंगे आज? राइबोसोम्स। ठीक, राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज पैलेट ने। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया राइबोसोम का। और राइबोसोम को हम कहते क्या है? वी कॉल राइबोसोम एज द प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन सेल? हु सेड प्रोटीन सेल? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। क्लियर है? राइबोसोम आर कंपोज, वेरी इंपॉर्टेंट, किससे मिलकर बने होते हैं? ये आरएनए से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कौन से राइबोसोम्स कौन से आरएनए से मिलकर बने होते हैं? कोई बता सकता है? वेरी गुड, आरएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी होती है यहाँ पे? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, जिनसे मिलकर ये बने होते हैं। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, एक डिफरेंस है जो मैंने पूछा, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि प्रोकैरियोट में बताया था मैंने कि राइबोसोम्स कहाँ पर पाए जाते हैं, और यूकैरियोट सभी केस छोड़ दीजिए। मैंने जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि उसमें राइबोसोम्स कहाँ पर पाए जाते हैं। एनीवन? एक लोग को याद है केवल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टिक होके पाए जाते हैं ना राइबोसोम्स, बताया था, याद आया? राइबोसोम्स आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किसी मेम्ब्रेन मतलब क्या समझते हो? कि जैसे न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन होता है वो क्या होता है? मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, राइबोसोम हैज नो मेम्ब्रेन। ये सुनने में लगता है कि ये बहुत इजी चीज़ हमने पढ़ी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इतने सारे ऑर्गेनेल्स पढ़ चुके होते हो, उसमें लास्ट में यही क्वेश्चन आ जाए कि कौन से डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होते हैं, कौन सा सिंगल होता है, कौन सा नॉन मेम्ब्रेनस होता है, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि राइबोसोम हमारा क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है। इतनी बात क्लियर? कितने टाइप के होते हैं ये? 70S होता है और 80S होता है। 70S राइबोसोम हमारा किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। और 80S हमारा किस में पाया जाता है? यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है? S मैंने क्या बताया था? ये लिखा था उस दिन। S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एक्सप्रेस्ड इन स्वेडबर्ग, एक साइंटिस्ट थे, यूनिट भी इसे कहा जाता है। तो इसको बस आप इस तरीके से लिखिएगा, S। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? हम यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स पढ़ रहे हैं। राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। ठीक है, तो S, अब जैसे क्योंकि राइबोसोम जो होता है, ठीक है, राइबोसोम, तो हमने बोला कि वो प्रोकैरियोट्स में कौन सा होता है? अंकित, तुम्हारा नाम अंकित है? योर नेम इज अंकित। यूकैरियोट्स में कौन सा होता है अंकित? 80S होता है। ठीक है, ये वाला किस में डिवाइडेड होता है? 30S प्लस 50S। ये वाला किस में डिवाइडेड होता है? 40S प्लस 60S। क्लियर है ये बात? मतलब कि राइबोसोम हमारा 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। अब तक ये बात आप लोग को, ये देखिए दिख रहा है ना इसमें, ये छोटी सब यूनिट, ये बड़ी सब यूनिट, ये छोटी सब यूनिट, ये बड़ी सब यूनिट, ये छोटी सब यूनिट, ये बड़ी सब यूनिट। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को? मतलब कि जो राइबोसोम होता है वो हमारा 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक, दोनों ही में, प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होता है? जैसे इस यूनिट को यूकैरियोट में हम 40S सब यूनिट बोलते हैं। ठीक है, और इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? 60S सब यूनिट बोलते हैं। अब ये मत सोचने लगना कि मैथ्स के हिसाब से तो मैम 60, 40, 100 हो जा रहा है। नहीं, ये यहाँ पे नहीं, बायो है तो यहाँ पे ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पे किया गया। अच्छा, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, मैंने आप लोग को पढ़ाई है? नहीं, सेंट्रीफ्यूज में बस इतना होता है। देखिए जैसे आपके घर में मिक्सर होता है ना, मिक्सर होगा ना घर में, तो मिक्सर में जब आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो जो हैवी वाली चीज़ होती है वो नीचे बैठ जाती है, और जो लाइट वाली चीज़ें होती है वो ऊपर आती है ना।
वाई? ड्यू टू डेंसिटी, घनत्व की वजह से ना, कि जो ज़्यादा घनत्व वाली चीज़ होगी वो कहाँ बैठ जाएगी? नीचे बैठ जाएगी। ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ नीचे बैठेगी। बैठेगी कि नहीं बैठेगी? मान लो खजूर सेक बना रहे हो, खजूर कोई रह गया तो नीचे बैठा ना, तो मतलब उसकी डेंसिटी हाई थी ना, और बाकी चीज़ें मिक्स हो गई। मिल्क था, मिक्स हो गया है, वो ऊपर ही है, उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। तो वही चीज़ है, सेंट्रीफ्यूज भी उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जब भी हमें कोई भी चीज़ सेपरेट करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, तो हम कौन सी मशीन का यूज़ करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का। इसको मैं यहाँ पे आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट टर्म आता है वहीं से आता है। वहाँ पे हम जैसे 30s सब यूनिट है तो वो कहाँ पे आ जाएगी? ऊपर के साइड में उसका बैंड दिखेगा। 50s सब यूनिट नीचे की साइड में आ जाएगी क्योंकि हैवी है। समझ में आया सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है? क्लियर है ये बात? सेंट्रीफ्यूगेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सेपरेट मॉलिक्यूल्स on basis of what? डेंसिटी। क्लियर है नुमान? क्लियर है आपको? क्लियर है बेटा विकास? टाइप इन द चैट बॉक्स। इतनी बात क्लियर? सभी को क्लियर? बोथ टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेम चीज़, वही चीज़ जो मैं आप लोग को अभी बता चुकी हूँ लास्ट वाली स्लाइड में। 50s और 30s से मिलकर बना होता है। ये हमारा 80s 60s 60 + 40 से मिलकर बना होता है। समझ में आ रहा है बेटा आपको? हाँ, लार्ज सब यूनिट ये देखिए 50s 30s और मिलकर कंप्लीट 70s। क्लियर है? और हाँ, एक काम आप लोग और करेंगे, जो भी आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें जो जिस डायग्राम पे मैं यहाँ पे टिक मारूंगी उसको आप जाने के बाद जब आप वीडियो देखते हैं अपना, तो आपको वो डायग्राम अपने नोट्स में बनाने हैं। ठीक है? बहुत ही सुंदर सुंदर डायग्राम बनाने हैं। क्यों बनाने हैं? क्योंकि उससे आपकी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्लस जब आप नोट्स उस तरीके के आप खुद लास्ट में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक? तो जो डायग्राम मैं जहाँ पे टिक मारूंगी वो डायग्राम आपको बनाना होगा डेली का डेली। क्लियर है ये बात? लास्ट सब यूनिट क्या है हमारी? 60s + 40s कंप्लीट 80s। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि ये हमारा कहाँ पे है? प्रोकैरियोट में। ये प्रोकैरियोट में है। ये कहाँ पे है? यूकैरियोट। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? कोई कंफ्यूजन है? सेम वही चीज़। The two very important point. The two subunits in both types of, note down कर लीजिएगा इसको, राइबोसोम एसोसिएट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन से आयन के प्रेजेंस में दोनों सब यूनिट्स हमारी बाइंड करती हैं। ठीक है? टू सब यूनिट्स मतलब जो 30s थी, और यहाँ पे किसकी बात हो रही? यूकैरियोट्स। तो 40s और 60s वाली को सब यूनिट को बाइंड करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? मैग्नीशियम की। मान लो कि मैग्नीशियम यहाँ पे नोमान है और छोटी वाली सब यूनिट हर्षित है और बड़ी वाली सब यूनिट अंकित है। तो हर्षित अंकित को बाइंड कराने के लिए नोमान की ज़रूरत पड़ेगी और नोमान इज़ द मैग्नीशियम आयन। क्लियर? Ribosome provides space as well as enzyme for the synthesis of protein। इस पॉइंट को स्पेस नहीं रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं इसको, ओनली नोट डाउन दिस पॉइंट। बेटा हो गया?
ये लिखा था नोन एज पैलेट पार्टिकल इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये लिखा था कि हाँ एक और क्वेश्चन, यूकैरियोट्स में राइबोसोम कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये भी नोट डाउन करवा चुकी हूँ शायद मैं, कराई हूँ कि नहीं कराई हूँ। यूकैरियोट्स में देखो वहाँ पे प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो केवल मेम्ब्रेन से बाइंड होते हैं, यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है जी, याद नहीं आ रहा, देखिए जो राइबोसोम होता है पहली चीज़ प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ठीक है। दूसरी चीज़ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है, इसको हम पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं। दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, छोटी वाली सब यूनिट, बड़ी वाली सब यूनिट, लार्ज एंड स्मॉल। प्रोकैरियोट्स में 70s, यूकैरियोट में 80s। प्रोकैरियोट सेल में ये राइबोसोम से अटैच्ड पाया जाता है, यूकैरियोट्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ पाया जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में और यूकैरियोट्स में, जो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम होता है वो कौन सा टाइप होता है, 70s होता है, याद होगा क्योंकि मैंने बताया था एंडो सिम्बायोंट थ्योरी। एक चीज़ यहाँ पे एडिशनल है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये इतना ज़्यादा आपकी एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया है, लेकिन मैं नोट डाउन करा रही हूँ, इसको नोट डाउन करिएगा। और जहाँ पे ये लिखा था ना सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, वहाँ पे एक और चीज़ लिख लीजिए, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जहाँ पे आपने लिखा होगा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, राइट डाउन देयर, वहाँ पे मेजर डेंसिटी एंड साइज, वही डेंसिटी एंड साइज। और एक और चीज़ यहाँ से, यहाँ पे आप एक डायग्राम ये वाला बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा 70s वाला बना रही हूँ मैं, ठीक। इसमें जो छोटी वाली सब यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं 60s राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें कौन सा पाया जाता है हमारा 23s राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, ठीक है। ये सब आपको तब काम आएगा जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। और यूकैरियोट्स में जो पाया जाता है हमारा, यूकैरियोट्स में जो हमारा राइबोसोम होता है उसमें हमारे कौन कौन से राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। जैसे यूकैरियोट्स में हमारा 18s राइबोसोमल आरएनए छोटे में पाया जाता है, ठीक है। और हमारा 28s राइबोसोमल आरएनए ये हमारा बड़ी वाली सब यूनिट में पाया जाता है। और 5.8s राइबोसोमल आरएनए भी पाया जाता है इसमें, राइबोसोमल आरएनए। और 5s राइबोसोमल आरएनए भी इसमें पाया जाता है। और इसमें हाँ एक क्वेश्चन बनता है कि आरएनए के पास राइबोसोम के पास कितनी प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये जल्दी नहीं मिलता है, इस पर नीट में क्वेश्चंस डायरेक्ट आए होंगे। तो राइबोसोम हमारा 80 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, 80 प्रोटीन। और यहाँ पे क्या है हमारा, एक और पाया जाता है 5s राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, क्लियर। हो गया, कौन सा हाँ ये 80s है भाई, देखिए ये 80s राइबोसोम है, ठीक है, मतलब ये यूकैरियोट्स में पाया जाने वाला है और ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाने वाला है, ठीक। देखिए यहाँ पे ऐसे पता भी चल रहा होगा, छोटी वाली सब यूनिट में 16s, बड़ी वाली सब यूनिट में 18s बढ़ रहा है ना, और इसमें 23s, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे नीट में ऐसे आता है, जैसे 23s राइबोसोमल आरएनए किस तरीके से काम करता है, तो ये राइबोजाइम की तरह काम करता है, ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में प्रोकैरियोट्स में, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़े। और ये जब मैं आप लोग को कभी ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगी तो मैं पूछूंगी वहाँ पे, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट,
एंड यू हैव टू नो अबाउट दिस। समझ में आ गया बेटा आपको? कम आया? क्या नहीं समझ में आया? देखिए प्रोकैरियोट सेल या एक टॉपिक होता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब सेल जो कोशिका, हिंदी में कोशिका जानते होंगे ना आप, कोशिका। तो उसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक प्रोकैरियोट सेल होती है, एक यूकैरियोट सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोट सेल में हम लोग पढ़ चुके, प्रोकैरियोट सेल में हमारे बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। यूकैरियोट सेल में हम लोग आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, ठीक है, एनिमल्स आते हैं, हायर प्लांट्स आते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि यूकैरियोट सेल में कौन कौन से अंदर, जैसे उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम बेसिकली क्या होता है, मतलब आज हमने जो अभी पढ़ा है वो राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन नीडेड होता है बहुत ज़्यादा। तो प्रोटीन की सिंथेसिस कौन कराता है? राइबोसोम्स। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूकैरियोट। बेसिकली ये करता क्या है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर जाता है हमारे सेल के अंदर। इसका मेन रोल जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कोई एक जो बता सकता हो क्लास में कि ये कौन से 3 टाइप्स के होते हैं? एनीवन इन द क्लास हु कैन टेल टू मी दैट कितने टाइप्स के होते हैं ये? हाँ जी, इंटरमीडिएट, सही बताया आपने, वेरी गुड। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल एंड द माइक्रोट्यूबुल्स। देखिए, साइटोस्केलेटन एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज साइटोस्केलेटन। मतलब नाम से ही सोचिए, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है, साइटो मतलब सेल भी हो गया, ठीक है, सेल के अंदर पाया जाने वाला स्केलेटन टाइप का दिख रहा होगा ना। तो वो स्केलेटन क्या होता, वैसे नॉर्मल भाषा में समझिए स्केलेटन क्या होता करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये याद रखिएगा, जहाँ पे भी साइटोस्केलेटन टर्म आ जाए मतलब कि वो क्या करा रहा है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइडिंग इन द सेल, ठीक। तो और हाँ, होता क्या है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, मतलब कि प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो अब आप यहाँ से ये कोरिलेट कर रहे होंगे कि हर जगह प्रोटीन की ज़रूरत कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए हम लोग का प्रोटीन खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसलिए बोलते हैं कि दाल खानी चाहिए, सब्जी खानी चाहिए। एन इलैबोरेट नेटवर्क, तो यहाँ से बस जो मैं नोट डाउन करा रही हूँ वो नोट करिएगा। यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन कंटेन्स माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब पहले मैं जो नोट करा रही हूँ वो नोट करिएगा, नोट करिएगा। साइटोस्केलेटन आपने हेडिंग डाल ली, हेडिंग डाल ली साइटोस्केलेटन। इसमें आप लिखिए, स्पीड मेरे साथ ही चलनी चाहिए। सेल का फ्रेमवर्क होता है ये, सेल फ्रेमवर्क। सेकंड, प्रोवाइड्स structural framework, right? Provide a structural framework, right? In eukaryotes maintenance of shape, second, mechanical support प्रोवाइड करता है। थर्ड वन इज मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी मतलब कहीं से कोई चीज़ ले जानी है तो ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऐसे लिखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद 3 टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं साइटोस्केलेटन।
सबसे पहले माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स हमारा कहाँ पाया जाता है, ये किसका स्ट्रक्चर बनाता है, कोई बता सकता है? एनीवन इन द क्लास? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम में पाया जाता है, सेंट्रियोल्स में है, और सेंट्रोसोम में तो सेंट्रियोल खुद ही पाया जाता है। सीलिया फ्लैजिला में बनाता है ये, सीलिया फ्लैजिला का बेस बनाता है ये। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। खुशी नहीं आई? समझ में आ गया? ये इतनी चीज़ समझ में आई। ये नेक्स्ट चीज़ है जो हमारी यूकैरियोट सेल में पाया जाता है, साइटोस्केलेटन। ठीक, इसका मेन काम होता है कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है हमारी सेल को। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े? हो गया नो डाउट? हो गया? माइक्रोफिलामेंट्स, ये देखिए एक्टिन सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं ये इस तरीके से। ये एक्टिन सब यूनिट क्या है? ये हमारी एक्टिन प्रोटीन, जिनसे कि ग्लोबुलर प्रोटीन से इस तरीके से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स ये देखिए, ये किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन। इस तरीके से ये 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बने होते हैं। ये एक चेन हो गई, 2 चेन, 3, 3rd, 4th, इस तरीके से मिलकर ये पूरा 13 चेन से मिलकर बने होते हैं। क्या? हमारे माइक्रोट्यूबुल्स। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं। अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन। ये क्या है? हमारे फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये हमारे क्या है? इंटरमीडिएट फाइबर्स। क्लियर? साइटोस्केलेटल फंक्शन यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है, लेकिन मैं करवाना चाह रही हूँ। एक मिनट देखो, आप लोग यहाँ से ऐसे नोट डाउन करिएगा। माइक्रोट्यूबुल का पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद फंक्शन अलग अलग से नोट कराऊंगी। सबसे पहले ये तो बता ही दिया है, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, रुक जाओ। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस ऑफ सेल से सेल मोटिलिटी, उसी में लिख लीजिएगा। इंट्रासेलुलर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, सिग्नलिंग अक्रॉस द सेल एंड कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब कि डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, कैरी ऑन न्यूक्लियस, सेल डिवीज़न में भी हेल्प करता है। क्लियर है? रुक जाए। स्लाइड ऐड कर लेते हैं, नहीं काम होने लगा। कहाँ पे थे? किस स्लाइड पे? हो गया यहाँ तक?
अब लिखिएगा फंक्शंस लिखिएगा अलग अलग, फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल लिखिएगा कि माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शंस क्या होते हैं। वो तो तीनों के फंक्शन के बारे में बता दिया कि जनरली करता क्या है। अब जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल जो हमने पढ़ा कि माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है, ये भी क्या है, एक टाइप का साइटोस्केलेटन का टाइप है। ठीक, तो ये किस प्रोटीन से मिलकर बना था, मेड अप ऑफ अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है, तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। साइटोप्लाज्मिक नहीं, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, मतलब ये सीलिया और फ्लैजिला का बेसल बॉडी बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक, अभी आगे जब आप सीलिया फ्लैजिला पढ़ेंगे तो मैं पूछूंगी, तो इसको याद रखिए। ठीक है, मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन भी लिख लीजिएगा, बीटा ट्यूबुलिन। एक और चीज, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी कराता है। स्पिंडल फाइबर पता है किसी को, तुम्हारे अलावा? नुमान पता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन? सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो वो याद होगा ना कि एनाफेज में किस तरीके से बनता है, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है। यहाँ पे ये सब ये जो होता है कि यहाँ पे इस तरीके से क्रोमोसोम्स आते हैं, इस तरीके से क्रोमोसोम एनाफेज में आते हैं। ये सब किसकी वजह से हो पाता है, यहाँ पे ये जो होते हैं ये हमारे साइटोस्केलेटन की वजह से हो पाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से हो पाता है। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, तो फिर ये हो गया। नेक्स्ट माइक्रोफिलामेंट डालना, माइक्रोफिलामेंट। इसमें लिखना सबसे पहले मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। एक और इसका इम्पोर्टेंट, इट इज फाउंड टू बी associated with plasma membrane, ठीक है। प्रोवाइड, फंक्शन क्या है इसका, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, टू, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन शॉर्ट में लिख रही हूँ, तुम लोग फुल लिखना, पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? साइटोस्केलेटन क्या करता है, हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी बाहर की जो है वो जो बाहर की बॉडी है वो क्या है, अंदर के ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ना, तो उसी तरीके से सेल में जो है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट जिसकी वजह से मेंटेन रहता है यूकैरियोट्स में, वो किसकी वजह से रहता है, साइटोस्केलेटन की वजह से होता है। ठीक है, 3 टाइप से होते हैं, कौन कौन से, माइक्रोट्यूब्यूल्स का मेन फंक्शन सीलिया और फ्लैजिला का बेसल बॉडी बनाते हैं, प्लस ये क्या करते हैं, हमारा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कराते हैं।
माइक्रोफिलामेंट का मेन काम क्या है हमारा कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। आगे बढ़े। एक और पॉइंट, स्यूडोपोडिया जो होता है ना उसका फॉर्मेशन भी कराते हैं ये। स्यूडोपोडिया लिखवा दे रही हूँ मैं क्योंकि नीट में तुम लोग के काम में आ सकता है ये चीज़। फॉर्मेशन भी कराता है, ठीक है। और ये साइक्लोसिस भी कराता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोलते हैं इसे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोलते हैं इसको। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग किसी को पता है क्या होता है? हाँ, कोई थोड़ा सा भी सोच समझ के बता सकता है कि क्या होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? नाम से ही पता चल रहा है साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है कि स्ट्रीम की तरह क्या हो रहा होगा, मूव कर रहा होगा सेल के अंदर, ठीक है। तो मतलब जब साइटोप्लाज्म, ये सेल है हमारी, ठीक है, ये हमारी सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जब इस तरीके से इधर इधर साइटोप्लाज्म का मूवमेंट में भी कौन हेल्प करता है हमारा? माइक्रोफिलामेंट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। नीट में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। समझ में आ रहा है बेटा? ये हो गया। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट अराउंड द न्यूक्लियस। ये कहाँ पाए जाते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कंटेन एसिडिक प्रोटीन। कैरेटिन प्रोटीन सुनी है? वो हमारी इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन होती है। कैरेटिन प्रोटीन सुनी है? बाल में कैरेटिन, आजकल तो कैरेटिन ट्रीटमेंट भी होता है, नेल्स में कैरेटिन, ठीक। कंटेन एसिडिक प्रोटीन। तीसरा ये क्या करते हैं? फॉर्म स्कैफोल्ड अराउंड क्रोमैटिन। स्कैफोल्ड मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, क्या है? स्कैफोल्ड मतलब जैसे कोई चीज़ सब अपने आसपास सारी चीज़ों को एक पास ले आती है, ठीक है। तो क्रोमैटिन के चारों ओर कौन से हमारे पाए जाते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो सपोर्ट कर रहा था वो क्या था? माइक्रोफिलामेंट। स्पिंडल फॉर्मेशन कौन करा रहा था हमारा? माइक्रोट्यूब्यूल्स। सीलिया फ्लैजिला की बेसल बॉडी कौन बना रहा था हमारा? माइक्रोट्यूब्यूल्स। हमारे जो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम में अभी जो बने होंगे वो किससे मिलकर बने होंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्लियर? कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना होता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स? अल्फा बीटा ट्यूबुलिन। माइक्रोफिलामेंट किससे मिलकर बना होता है? एक्टिन प्रोटीन। और इंटरमीडिएट फिलामेंट के पास हमारी कौन सी प्रोटीन होती है? एसिडिक प्रोटीन, कैरेटिन प्रोटीन, ये सारी प्रोटीन होती है। बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन अभी तुम लोग के सिलेबस में जितना है उससे ज़्यादा तो वैसे ही हम करा चुके हैं, तो ये बस इतना पढ़ देना। आगे बढ़े। सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, ये बेटा क्या है? नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि वो जो फ्लैजिला तुम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था प्रोकैरियोट में, वैसा ही सेम फ्लैजिला यहाँ पे भी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे चेंज है, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीवन? कोई भी? पैरामीशियम कभी देखा? पैरामीशियम के चारों तरफ एयर लाइक छोटे 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 स्ट्रक्चर, पैरामीशियम देखा है? पैरामीशियम, अरे भाई ये पैरामीशियम नहीं देखा? कितना तो स्कूल वाले बनवाते हैं, स्कूल वाले कितना ज़्यादा पैरामीशियम बनवाते हैं, थर्माकोल का। इस तरीके से होता है कुछ इस तरीके, और इस पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है पैरामीशियम में।
इसको सीलिया नहीं बोलते हैं, याद आ रहा है कुछ है? और फ्लैजला कैसा होता है, ऐसे लंबा लंबा निकला हुआ होता है। तो फ्लैजला क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जबकि सीलिया क्या होते हैं हमारे, छोटे होते हैं इन स्ट्रक्चर। इतनी बात क्लियर है? सीलिया सिंगल अगर होता है तो हम उसको सीलियम बोलते हैं, अगर सिंगल फ्लैजला है तो हम उसको फ्लैजलम बोलते हैं, ठीक है। आ हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की क्या होती है, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। सीलिया जो होते हैं हमारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। बात समझ में आ रही है कि सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं और ये क्या कराते हैं, या तो पूरी सेल को मूवमेंट कराते हैं, या तो जो है जो सराउंडिंग फ्लूइड होते हैं उनका मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लैजला आर लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, दोनों ही मोटिलिटी का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। बट सीलिया क्या है, बहुत छोटा छोटा होता है, और फ्लैजला क्या होता है, बड़ा सा होता है, ठीक। बैक्टीरियल फ्लैजला डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजला। जाहिर सी बात है, यूकैरियोट्स खुद बड़े होते हैं तो उनका फ्लैजला भी बड़ा ही, मतलब बड़ा क्या मतलब कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। ये देखिए पैरामीशियम, ठीक है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये क्या है हमारे, सीलिया है। याद आ रहा है पैरामीशियम? अब तो याद आ ही गया होगा, अब तो बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर आ गया। अभी भी नहीं याद आया होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ये फ्लैजला हो गया, सीलिया एंड फ्लैजला। अब इसके बारे में पहले थोड़ा सा नोट डाउन करिए, जो मैं लिख रही हूँ वही चीज़ें। बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं, अभी पूछेंगे क्वेश्चन, उसके बाद जो बातें करेगा उससे क्वेश्चन। और यहाँ से साफ दिखता है जो भी बातें करता है। पहली बात तो ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिखते जाइए मेरे साथ, क्योंकि फिर अभी समझाना होगा तो आगे और भी चीज़ें करानी है। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कैसे होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, नंबर में स्मॉलर होते हैं, नंबर में भी ह्यूज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। ह्यूज लिखा है HUGE, लिख लीजिएगा। और ये क्या करते हैं, सिंगल वाले को हम सीलियम बोलते हैं। सिंगल सीलिया इज नोन एज व्हाट, सीलियम। क्लियर है? फ्लैजिला, फ्लैजिला कैसा होता है हमारा, नंबर में लेस होता है, नंबर लेस इन नंबर, लेस इन नंबर, ठीक है, पहला चीज। सेकेंड, सिंगल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेरी गुड, फ्लैजिलम बोलेंगे, फ्लैजिलम बोलेंगे। हो गया? हो गया? जल्दी जल्दी करो, बड़े आ गए। देखिए यहाँ से, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, माइक्रोट्यूब्यूल्स बताया था कि जो हमारा सीलिया और फ्लैजला किससे मिलकर बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से बेसल बॉडी बनाता है। ये देखिए यहाँ पे, ये जो है ये दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला, ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ठीक है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल और ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चन ये ऐसे आता है कि सीलिया या फ्लैजला में जो
टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हो यहाँ पे कितने पाए जा रहे हैं। ये जो है टोटल 9 होते हैं, यहाँ से मैं बता दे रही हूँ आपको, ये 9 होते हैं और ये 2 है। लेकिन ये 9 जो होते हैं ये डबलेट्स में, मतलब कि पेयर्स में पाए जा रहे हैं। अब मैं अगर पूछूं टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया और फ्लैजला, तो टोटल नंबर बताओ 20। और अगर मैं ये पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सीलिया एंड फ्लैजला, पेरिफेरल, तो पेरिफेरल मतलब जो साइड में, कितना, वेरी गुड, 18। 9 है तो डबलेट 18 हो जाएगा। तो जब आपके क्वेश्चन नीट में आए, जैसे जब आप नीट देने जाएं अगर कभी, तो जहाँ पे भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं तो आप पहले पूरा पढ़ लीजिए, ये नहीं कि हवा में आप 20 मार के चले आएँ, ठीक है। पहले पूरा आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि क्या पूछा गया है। पेरिफेरल डबलेट्स पूछा गया है कि हमारा टोटल पूछा गया है। 9+2 अरेंजमेंट भी कहते हैं इसको हम 9+2 अरेंजमेंट भी कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। क्लियर है इतना। एक्सोनिमा, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ये देखिए बेसल बॉडी में बता रही थी ना कि यहाँ से निकलता है हमारा ये सीलिया फ्लैजला, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोनिमा बोल रहे हैं। ये क्या है हमारा, आउटर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर है नुमान, नहीं क्लियर है, क्या नहीं क्लियर है बताओ जल्दी, इसमें क्या नहीं क्लियर है भाई। ये सीलिया और फ्लैजला का स्ट्रक्चर दिखाया है, ठीक है, जिसमें ये बोला है कि आउटर डबलेट, ये दिख रहा है ना, बेसल बॉडी स्ट्रक्चर में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल रहा है, ठीक, एक्सोनिमा है स्ट्रक्चर में, और ये आउटर डबलेट जो होती है हमारी, मैंने बताया था माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है। तो इसमें ये बताया कि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होते हैं और साइड में पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होंगे। तो क्वेश्चन नीट में इस तरीके से बन के आता है कि सीलिया, पहले तो ये आ सकता है कि सीलिया फ्लैजला में कौन सा इंटरमीडिएट फिलामेंट हो, सॉरी कौन सा साइटोस्केलेटन होता है, तो वो पता होना चाहिए, माइक्रोट्यूब्यूल होता है। फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जो पेरिफेरल, भाई ये पेरिफेरी वाला मतलब साइड में किनारे किनारे वाले को हम पेरिफेरल बोलते हैं ना, तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जैसे पूछता है कि कितने हैं, तो 9, ये टोटल है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिख रहे हैं ना, 9 होते हैं। तो 9 × 2 18 हो गया, तो 18 लिखा हो गया। अगर ये पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं हमारे सीलिया या फ्लैजला में अरेंजमेंट में, ठीक है, तो क्या लिखोगे 20। क्यों, देखो बीच में कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, और साइड में कितने हैं, 9 हैं, सब क्या है, डबलेट्स हैं। टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। क्लियर है, अब क्लियर है, क्लियर है बेटा, बस इतनी सी बात बोली गई है इसमें। हाँ, एक और चीज़ कि अब इस प्रोसेस को, भाई हम लोग चलते हैं फिरते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तो हमारी जो बॉडी है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है किससे, वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बना रहा है, ठीक है, तो एनर्जी बना रहा है, तो जब हमको एनर्जी हम यूटिलाइज भी तो करेंगे, तो एटीपी बनाने के लिए हमारा एटीपी सिंथेज बनाएगा एंजाइम, और यहाँ पे क्या है, तोड़ने के लिए एटीपेज है, तो वो किसके पास है, यहाँ पे डाइनिन जो प्रोटीन है उसके पास क्या होते हैं, एटीपेजेस होते हैं, जिनको तोड़ के वो यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कराता है मोटिलिटी के लिए, ठीक है। ये डाइनिन प्रोटीन्स बीच में पाई जाती है। अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, एक और प्रोटीन होती है यहाँ पे, नेक्सिन प्रोटीन होती है, ठीक है, वो क्या करती है, इन सबको जोड़ती है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, नेक्सिन करके एक प्रोटीन होती है, NEXIN, ठीक है, जो इन सबको जोड़ती है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ नहीं मेंशन है, ये जो है ना, जिनसे ये जुड़ा हुआ है, ये दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, अरे भाई ये दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है सबको, इसको हम रेडियल स्पोक्स बोलते हैं, ठीक है, रेडियल स्पोक्स बोलते हैं, जिससे ये जुड़े होते हैं। क्लियर है इतना, क्लियर है। Asilium and flagellum are covered with plasma membrane. Their core is called exonyma. तो ये लिख लीजिए, ये सीलिया फ्लैजला में ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। Asilium and flagellum are covered with plasma membrane. Their core is called the exonyma.
देखिए इस तरीके से अंदर से जब आप देखेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर देखिए ऐसे दिखेगा, और लेकिन जब हम ऊपर से देखेंगे तो इसी तरीके का तो दिखेगा। ये ऐसे पूरे में पाया जा रहा है अंदर तक। जब हम ये ऊपर से देख रहे हैं तो हमें स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहा है। क्लियर है ये बात? हो गया? पता है मैम। क्या पता है बेटा? क्लियर है कि नहीं ये बताओ। पता है मैम। हो गया? डन है? देखो ये बीच वाला जो इसमें देखिए इस तरीके से दिख रहा है, ये जो बीच वाला जो वहां पे दिख रहा था नीचे से एक्सोनिमा, देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखिए क्लियर है अब? क्लियर है? क्लियर है बेटा? द कोर ऑफ द सीलियम एंड फ्लैजलम इज कॉल्ड एक्सोनिमा। वही सेम चीज। The axonema usually has 9 parts of doublets of radially arranged peripheral। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई थी आगे कि एक्सोनिमा के पास 9 pairs of doublets of radially arranged peripheral microtubules हैं and a pair of centrally located microtubules हैं। इसको आप अभी नहीं नोट डाउन करेंगे, इसको आप घर पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है? ये सेम एज इट इज नोट डाउन करना है। द टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल। द टाइप ऑफ द टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं? 9+2 अरे या 9+2 अरेंजमेंट। क्लियर है? क्लियर है बेटा? द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस, जिसको हम ये देखिए, और इस डायग्राम को आप बनाएंगे, ठीक है? इस डायग्राम को, और जहाँ लेबलिंग थी 9+2 अरेंजमेंट। अब क्लियर है? इस वाले डायग्राम को जरूर बनाएंगे आप लोग, इस वाले डायग्राम को। आई विल सी टुमारो, ठीक है? मैं देखूंगी सुबह, मतलब कल जो है इस डायग्राम को देखूंगी मैं, ठीक है? देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे एकदम क्लियर है, देखिए ध्यान से, ये बहुत अच्छा डायग्राम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारे 9 डबलेट हो गए, ठीक है बेटा? 9 डबलेट। हम क्या पढ़ रहे हैं? ये सीलिया या फ्लैजिला का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। बीच में एक्सोनिमा है, कोर में हमारे ये साइड में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेयर्स में पाए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हम इनको कह रहे हैं। और इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है? ये जो है हमारा, ये इसको हम क्या करें? इंटर डबलेट ब्रिज। ये वाले क्या है हमारे? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हो गए। ये जो है मैंने देखो बताया था वहाँ पे कि रेडियल स्पोक कहते हैं इसको। ये दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है हमारा? रेडियल स्पोक्स है। ये वाली प्रोटीन जो मैं बता रही थी, ये वाली प्रोटीन, ये तो ब्रिज हो गया। ये यहाँ पे हमारा नेक्सिन और डाइनिन इस तरीके से अरेंज होता है, ठीक है? नेक्सिन डाइनिन दोनों यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं। इसमें डेटिंग नहीं है सही से, लेकिन जितनी है वो उतने आपके लिए सफिशिएंट है। तो इसको, इस डायग्राम को आपकी कॉपी में होना चाहिए। आई विल सी इन द टुमारो क्लास। क्लियर है? और ये पूरा स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर इनक्लोज बाय सेंट्रल सीथ। ये भी नोट डाउन करिएगा। सेंट्रल सीथ इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय रेडियल स्पोक। क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या है कि ये देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये रेड वाली, ये सेंट्रल सीथ है, ठीक है? जो हमारी सेंट्रल वाली माइक्रोट्यूब्यूल के पास है, ठीक है? तो ये कह रहा है कि ये पेरिफेरल वाले से किससे अटैच्ड है? रेडियल स्पोक से ही तो अटैच्ड है। सेम यही बात आगे बोली है, ठीक है? ये आप एज इट इज नोट डाउन करेंगे, बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसमें। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 हो गए ना? कोई कंफ्यूजन? ये भी द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स।
both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the basal body. ये डायग्राम भी बनेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बेसल बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सोनिमा, और क्लियर है. और बहुत अच्छे से 2 पेन से आप लोग डायग्राम बनाएंगे सुंदर सुंदर, और अच्छे से इसके नोट्स बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे. आई विल सी इन द टुमारो क्लास. बेसल बॉडी देख लीजिए, जैसा बना है वैसा ही सुंदर सुंदर डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि आप लोगों को आगे चल के डॉक्टर बनना है. अब आया हमारा सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स. ठीक है, नहीं आज ही, अब इसको मुझे नेक्स्ट स्टार्ट करना है बेटा. सेंट्रोसोम सेंट्रियोल देखें कितना है. सेंट्रोम सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, चलिए सेंट्रोसोम पढ़ते हैं. बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड है ना. इसमें भी फिर वही माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ोगे तो इसमें मज़ा बहुत आने वाला है. ठीक है, तो हम आते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पे. ठीक है, जो कि हमारे यूकैरियोट्स का नेक्स्ट ऑर्गेनेल है. ठीक है बेटा जी. सेंट्रोसोम क्या होते हैं? इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर. तो अभी नोट डाउन नहीं करेंगे आप इसको, आप ये नोट डाउन करेंगे, और घर पे नोट डाउन करने के बाद हम आपकी कल नोट्स देखेंगे. इसमें आपको नोट डाउन कैसे करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है. सेंट्रोसोम देखिए, सेंट्रोसोम ऐसे, चलिए मैं सेंट्रोसोम कंटेन, देखिए यहाँ पे कंटेन 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल्स बोलते हैं. ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं. इतना जितना मैं लिख रही हूँ वो नोट डाउन कर सकते हैं. बाकी कुछ एक्स्ट्रा नोट करना है तो वो आप लोग बाद में नोट करेंगे. ठीक है, जो मैं नोट डाउन करूँगी वो नोट कर सकते हैं आप. हेडिंग डालिए, नोट कर लीजिए. सेंट्रियोल्स आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स. ये भी याद रखने वाली बात है कि सेंट्रियोल सराउंडेड किससे होते हैं? इसको तो एज इट इज नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. हो गया, इसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए. A densely stained amorphous mass that surrounded the highly structured centrioles. इसको कोई नोट डाउन हो गया, यहाँ तक हो गया. Centrioles are surrounded by amorphous pericentriolar material. तो बेसिकली क्या है? सेंट्रोसोम है, उसके पास 2 सिलेंड्रिकल क्या है हमारे? सेंट्रियोल्स. क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रहा है बेटा विकास? टाइप तो कर दो चैट बॉक्स में, ये मत कहना पता है मैम. हाँ, हो गया? समझ में आ रहा है बेटा? हो गया? सारा मत नोट करना, बस मैंने इतना ही तो बताया था. ऊपर जो लिखा है ये लिखना है, बस नीचे नहीं लिखा है. चलते हैं आगे. Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the cartwheel. Centrosomes are made up of which protein? Tubulin protein, because of microtubules present in it. They are, वहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट था, यहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट होगा. समझे? यहाँ पे 9 evenly distributed peripheral fibrils of tubulin, each of the, वहाँ पे डबलेट में था, यहाँ पे ट्रिपलेट में होगा. डिफरेंस याद रखना. ये है हमारा, देखिए जब देखते हैं तो सेंट्रोसोम में हमें सेंट्रियोल जो 2 सिलिंड्रिकल लाइक दिखते हैं, इस तरीके से दिखते हैं. ठीक है, दिख रहे हैं ना? 9 में, ट्रिपलेट में 9 है,
और ये देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके 2, ठीक है। वहाँ पे 9 वॉज इन डबलेट, यहाँ पे 9 इज इन ट्रिपलेट। याद रखना, नहीं कंफ्यूजन होगा। ये किसका केस है हमारा? सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल्स, ये देखिए दिख रहा है, वहाँ पे क्या था? डबलेट था, यहाँ पे क्या है? ट्रिपलेट है। ये क्या है हमारा? 9 प्लस 0 अरेंजमेंट है, वहाँ पे 9 प्लस 2 अरेंजमेंट था। ये देखिए सेंट्रोसोम इस तरीके से दिखता है, दिख रहा है ना? सेंट्रियोल्स दिख रहा है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है? अब ठीक दिख रहा है? ये पूरा सेंट्रोसोम, 2 सेंट्रियोल, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स टोटल 9 है, ठीक है, जो कि 3 से मिलकर बनी है। क्लियर? The adjacent triplets are also linked. The hub is connected with tubules of a peripheral triplets by वही रेडियल स्पोक से वहाँ पे भी जुड़ा होता था, यहाँ पे भी रेडियल स्पोक से जुड़ा हो, ठीक है। सेंट्रल हब, वहाँ पे क्या था? बीच में सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वहाँ पे, यहाँ पे क्या है? सेंट्रल हब, और किससे जुड़ा हुआ है? रेडियल स्पोक से। वहाँ पे भी रेडियल स्पोक था, यहाँ पे भी रेडियल स्पोक है। Triplets, radial spokes. What is hub? The central part of the centriole is also proteinaceous and called the hub. ऐसे याद रखना कि hub मतलब कहीं पे जैसे जाते हैं, किसी सेंट्रल पोजीशन पे गए, किसी सेंट्रल, जैसे हजरतगंज हब है लखनऊ का, है ना? हजरतगंज हब है लखनऊ का, मतलब हजरतगंज जाते हैं तो मज़ा तो आता ही है ना? तो हब लगता है ना, तो सेंट्रल पोजीशन है जो बहुत ही अच्छी है लखनऊ की। तो इस तरीके से याद रखना। अब इसमें नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा। कहाँ तक नोट डाउन किया है इसमें, क्या क्या नोट डाउन किया है? हाँ, तो वीडियो से क्या नोट डाउन करना है वो भी तो लिख लो कि both the centrioles in centrosome, sorry, centrioles in centrosome परपेंडिकुलर, मैं साइन बना लिख ही देते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील जैसा दिख रहा था ना? कार्टव्हील जैसा दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? समझ में आया? सेंट्रोसोम सेंट्रियोल नहीं आया? और सो ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना? सो ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ 9, इसको तो एज इट इज लिख लीजिएगा कि मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubular. Each of the peripheral fibrils is triplets, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग बनाएंगे, मत बनाना, चलो दूसरा बता दे रहे हैं, कौन सा बना लेना, ये वाला बना लेना, ठीक है। ये वाला बनाएंगे, ठीक है। सेंट्रोसोम, इसको थोड़ा बहुत ऐसे समझने के लिए, जैसे होता है ना कि 13 मतलब थोड़ा सा खींच के 9 वाला खींच के बना लोगे तो याद रहेगा कि सेंट्रोसोम के पास 2 सिलेंड्रिकल, क्योंकि अभी तो याद है, जब थोड़े दिन बाद होगा ना, जब और चैप्टर्स पढ़ लोगे तो सब भूल जाओगे, ठीक।
तो इसको बना लोगे तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स क्या होते हैं हमारे? लिंक्ड होते हैं। हब किससे कनेक्टेड होता है? हब इज कनेक्टेड विद ट्यूबुल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक्स, दैट्स इट। ठीक है, हाँ ये वाला फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है। ये किसका? हमारा जो हम पीछे देख के आए, सीलिया और फ्लैजिला का। और इसका और एक और इम्पोर्टेंट क्या है फीचर? दे हेल्प इन सेल डिवीजन। क्लियर है इतनी बात? क्लियर? क्लियर? लिखा भी है, ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका फंक्शन है ये भी। ठीक है, ये डायग्राम बनाएंगे आप लोग, देखूंगी कल मैं नोट्स। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। कल हम न्यूक्लियस और बाकी चीज़ें, कल हम सेल को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, कल मिलते हैं क्लास में विकास। ठीक है।